Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Biology with Hamza Ramzan. Let's talk about the evidences of evolution. कि evolution को के बारे में अगर आपकी बात हो रही हो किसी से कि evolution exist करती है या नहीं करती, तो आपने कौन कौन से सबूत देने हैं. अगर आप इसके हक में बात कर रहे हैं कि evolution जो है वो होती है, organisms change होते हैं, organisms over time जो है वो develop होते हैं, evolve होते हैं. हमारे पास काफ़ी ज़्यादा evolution के evidences आते हैं. चंद एक की बात करते हैं. सबसे पहले हमारे पास आती है जी बायोजियोग्राफी, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, के जानदार इस दुनिया में कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं. सेम स्पीशीज के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स में या किसी कॉन्टिनेंट के कौन कौन से पार्ट्स में मौजूद होंगे, किस पार्ट में वो मौजूद नहीं होंगे. तो हमारे पास ना सिमिलर ऑर्गेनिजम्स जिनका ओरिजिन हमें सेम लगता है, सेम दिखता है, जब वो ऑर्गेनिज्म इस दुनिया के अंदर अलग अलग रीजन्स में मौजूद होते हैं और अलग अलग रीजन्स में मौजूद होने की वजह से उनके अंदर अडेप्टेशंस जो है उस रीजन के मुताबिक ही आई हुई होती हैं. तो हम ये कहते हैं कि स्टार्ट में इनके एंसेस्टर्स जो हैं वो एक जगह से माइग्रेट करके दूसरी जगह पर गए और वहां पर उस इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट करते करते गए और एट द एंड हमारे पास नई स्पीशीज जो है वो प्रोड्यूस हो गई. इसमें जो रिया साउथ अमेरिका में, ईमो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रिच अफ्रीका के अंदर, कैसोवे जो है वो न्यू गिनी के अंदर और कीवी न्यूजीलैंड के अंदर, ये तमाम जो बर्ड्स हैं ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, लेकिन अपने इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए इनके अंदर जो तब्दीलियां आई वो उनके इन्वायरमेंट के हवाले से किसी भी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए फेवर कर रही हैं. तो इनकी सिमिलैरिटीज ये बात की आइडेंटिफिकेशन करती हैं कि ये एक कॉमन एंसेस्टर से निकले थे. इनके डिफरेंसेस ये बात के जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑर्गेनिजम्स के अंदर तब्दीलियां जो है वो आती हैं, जो कि एक नई स्पीशीज के बनने को जो है हेल्प करती हैं, उसके लिए वजह बनती हैं. उसके बाद हमारे पास आता है फॉसिल रिकॉर्ड. फॉसिल रिकॉर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन कि हमें विजिबली जो आज से कम से कम 10,000 साल पहले ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में मौजूद थे, अगर उनके कोई रिमेन हमें मिलते हैं, दे आर नॉन एज फॉसिल्स. और फोसिल्स हमें एक विजिबल पिक्चर प्रोवाइड करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म के बनने के लिए कितने कितने ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां आई. जैसे अगर हम ये बात करें कि होमो सेपियंस जो हैं वो होमो निएंडरथैलेंसिस से मिलते जुलते थे. होमो निएंडरथैलेंसिस बेसिकली होमो निएंडरथल्स जो हैं वो जानदार थे जिनका ब्रेन इंसानों से भी बड़ा था. बेसिकली उनको भी हम लोग इंसान ही बोलेंगे क्योंकि वो जीनस होमो से बिलोंग करते थे. लेकिन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में जो सिमिलैरिटीज मौजूद होती हैं उनकी स्कल या उनकी ओवरऑल बॉडी की बनावट के दरमियान में, ये जो सिमिलैरिटीज हैं हमें फॉसिल से एक क्लियर पिक्चर मिलती है. आज से पहले जो स्पीशीज मौजूद थी जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, उनके कौन से फीचर्स थे जो हमसे मिलते जुलते थे, और एक मुकम्मल सीरीज बनती है स्टार्ट वाले जानदार से एंड वाले जानदार तक. ये हमें फॉसिल्स प्रोवाइड करते हैं. तो फॉसिल्स जो होते हैं वो एक क्लियर कट रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशन का. लेकिन फॉसिल रिकॉर्ड एक चेन है जो कि हमेशा ब्रोकन रहेगी, क्योंकि अर्ली ऑर्गेनिजम्स जो थे, जो सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स थे, उनके फॉसिल्स नहीं बन सकते थे. फॉसिल बनने के लिए बॉडी का कोई ना कोई हार्ड टिश्यू होना जरूरी है जो कि प्रिजर्व हो जाए, जो कि अपना एक इम्प्रिंट छोड़ जाए किसी भी रॉक के अंदर. तो अर्ली ऑर्गेनिज्म या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक लिंक हैं दो अलग अलग जानदारों के दरमियान में, दो अलग अलग स्पीशीज के दरमियान में, वो जो लिंक है वो मिसिंग है. दैट इज वाई फॉसिल चेन जो है वो मिसिंग रहती है. कंपैरेटिव एनाटॉमी. कंपैरेटिव एनाटॉमी जो होती है, ये अगर हमने ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को कंपेयर करना है, ये दो अलग अलग तरह से एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करती है. हमारे पास होमोलॉजी और एनालॉजी, जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स को अगर हम कंपेयर करते हैं एवोल्यूशन को साबित करने के लिए, तो दो अलग अलग पर्सपेक्टिव में देखा जाता है. अगर तो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके बॉडी का कोई पार्ट है, उन पार्ट्स के फंक्शन कंप्लीटली डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन उनका स्ट्रक्चर सिमिलर है. इस फिनोमिना को हम लोग नाम देंगे होमोलॉजी और इन ऑर्गन्स को हम लोग नाम देंगे होमोलोगस ऑर्गन्स का. अब होमोलोगस ऑर्गन्स बेसिकली ये चीज बताते हैं कि ये जो जितने भी जानवर, अलग अलग तरह के जानवर, जैसे इंसान है, इंसान का बाजू, जो कैट है उसका उसकी एक लेग, जो फ्रंट लेग है, फोर लेग है, वेल का फ्लिपर है, बैट जो है उसकी उसका जो विंग है, ये जो तमाम स्ट्रक्चर्स हैं इनके फंक्शन कंप्लीटली डिफरेंट है. मगर इनका इनके जो बोन्स की अरेंजमेंट है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलर है, जो कि हमें एक डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का प्रूफ देती है. अब डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में होमोलोगस ऑर्गन्स में क्या फर्क है या क्या सिमिलरिटी है. सेम स्पीशीज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो पॉपुलेशंस हैं, वो अलग अलग इन्वायरमेंट में जाके रहना स्टार्ट होते हैं
और वहाँ पे उस इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं, एडेप्टेशन अपने अंदर जो डेवलप करना शुरू हो जाते हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम कई हज़ार साल बाद, कई 100,000 साल बाद या कई लाख साल बाद बेसिकली वो एक नई स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट सेट के जो सेम पॉपुलेशन थी वो अलग अलग जगह पे गई, वो अलग अलग स्पीशीज में कन्वर्ट हुई, ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होगी जो कि होमोलोगस ऑर्गन्स प्रूव करते हैं। दूसरा हमारे पास एनालॉगस स्ट्रक्चर्स होते हैं, एनालॉगी होती है। एनालॉगी में ऐसा होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनका फंक्शन सेम होगा लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। कि अगर अलग अलग जगह से ऑर्गेनिजम्स एक जगह पर आकर रहते हैं, उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए सेम अडेप्टेशन दोनों जानदारों में आती है। कि अगर एक ऐसी जगह है जिसमें जमीन जो है वो प्रीडेटर से भरी हुई है, तो जानदारों को हवा में रहना पड़ेगा, एयरबोर्न रहना पड़ेगा या रेडी रहना पड़ेगा किसी भी टाइम पे एयरबोर्न होने के लिए। तो उस जगह पे रहने के लिए उन्होंने अपने अंदर विंग्स को डेवलप करना है। तो अगर अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग पॉपुलेशंस एक जगह पर आके रहती हैं और सेम अडेप्टेशन अपने अंदर जो है वो डेवलप करती हैं, तो ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहलाएगी। कन्वर्ज हो रही है, स्पीशीज कन्वर्ज हो रही है एक जगह पे, और यहाँ पे इनके ऑर्गन्स जो होंगे उनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होगा। कि अगर हम किसी बैट के विंग की बात करते हैं तो वो सिंपली एक स्किन है। अगर आप बर्ड के विंग की बात करते हो तो उसमें बोन्स, उसमें फेदर्स, उसमें डिफरेंट केमिकल्स। और अगर एक इंसेक्ट के विंग की बात करोगे तो सिर्फ चंद केमिकल्स के मिलने से बना हुआ है, लेकिन सभी के सभी जो विंग्स हैं वो फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं, वो उड़ने में हेल्प करते हैं। तो एनालॉगी और होमोलॉगी ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करके एवोल्यूशन को प्रूव करने का एक बाइस बनती है। अगर कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी की बात की जाए, देखिए एम्ब्रियोलॉजी जो है वो डेवलपमेंट की स्टडी है कि एक एम्ब्रियो से एक मुकम्मल जानदार के बनने तक जो तब्दीलियां आती हैं उसके अंदर, वो कौन कौन सी तब्दीलियां होती हैं। अगर हम एनिमल किंगडम एनिमेलिया में जो हायर एनिमल्स हैं, अगर आप मैमल्स की बात करते हैं, बर्ड्स की बात करते हैं, रेप्टाइल्स की बात करते हैं जो कॉर्डेट्स हैं, इन तीनों तरह के जानदारों के अंदर किसी किस्म के गिल्स के होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि इन्होंने हवा में सांस लेनी है, इनमें लंग्स जो है वो डेवलप होते हैं। मगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में इन सभी जानदारों के अंदर इनके एम्ब्रियो में गिल स्लिट्स मौजूद हैं, जिसका मेन पर्पस ये होता है कि उसने गिल्स बनाने हैं ताकि कोई भी ऑर्गेनिज्म पानी में सांस ले सके, जैसे फिशेस होती हैं जो पानी में सांस ले सकती हैं। लेकिन इनकी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ये गिल स्लिट्स का होना इस बात को प्रूव करता है कि ये स्टार्ट एक ही ऑर्गेनिज्म से हुए थे, स्टार्ट ये वाटर से हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर तब्दीलियां आती गई, अलग अलग इन्वायरमेंट में जाके अडेप्ट करते गए, इनकी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस जो हैं वो अभी भी सिमिलर हैं। ठीक है, ऑन्टोजनी रिपीट्स फाइलोजनी, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया हुआ है कि एक ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर जिस जिस स्टेप से गुजरे डेवलपमेंट के, उस ऑर्गेनिज्म ने भी उस उन स्टेप्स में से गुजरना है ताकि उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो। तो यहाँ पे उन ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियो के अंदर ये जो गिल स्लेट्स हैं, ये इस बात की निशानदेही करते हैं कि दे आर रिलेटेड टू ईच अदर समहाउ। और ह्यूमंस के अंदर ये जो गिल स्लेट्स हैं ये यूसिटिशियन ट्यूब्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो हमारे एयर को हमारे थ्रोट के साथ मिलाते हैं, यूसिटिशियन ट्यूब्यूल, ये उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में। दैट इज एन एमसीक्यूज। और एंड पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है, अगर आप ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को कंपेयर करते हो, डीएनए की स्टडी करते हो, और हमें आइडिया होता है कि इस दुनिया पर, सबसे पहले तो ये बात करते हैं ना कि डीएनए के कॉम्बिनेशन को छोड़ें, डीएनए हर एक ऑर्गेनिज्म में मौजूद है। हर एक ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम है वो उसका कोड ऑफ लाइफ है, मतलब ज़ाब्ता हयात नहीं, उसकी लाइफ को बनाने के लिए एक बेसिकली कोड है। और इसके अलावा जो इसने हर एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ को कोड तो करना ही करना है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डीएनए की, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है इसमें डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, सेम 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं। हर एक के आरएनए के अंदर सेम 4 नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। ठीक है, हर एक के आरएनए में जो है वो यूरासिल मौजूद होगा, हर एक के डीएनए में थायमिन मौजूद होगा। तो ये सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमें आइडिया देती है कि ऑर्गेनिज्म किसी एक ही जगह से जो ओरिजिनेट हुए हैं, क्योंकि एक ही क्रिएटर है जिसने ऑर्गेनिजम्स को बनाया, सेम जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर ऑर्गेनिजम्स को बनाया गया। उसके अलावा अगर आप डिफरेंट स्पीशीज के डीएनए को आपस में कंपेयर करो तो उनके डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो हमें इस बात की आइडेंटिफिकेशन करता है कि ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीनोम। और इनके जीनोम प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो प्रोटीन होती हैं, वो भी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। वो हमें एवोल्यूशन का प्रूफ जो है वो देते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, आप जितने भी एनिमल्स के अंदर देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया उनकी मदर से जो है वो उनके आगे ऑफस्प्रिंग में जाएगा।
फादर से नहीं जाएगा। अब ये एक लिंक है जो कि ये बताता है कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में अगर सेम चीज़ ये हो रही है तो ये वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, उनका कोई ना कोई लिंक ज़रूर होगा एक दूसरे के साथ। अगर इनके एमसीक्यूज की बात की जाए तो वेस्टिजेस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स व्हिच हैव सीज्ड टू बी ऑफ एनी यूज इन देयर पोजेसर बट दे persist to reduce from generation after generation in man they are कि वेस्टिजेस जो हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उनका कोई काम नहीं है, उनका काम खत्म हो चुका है और जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो कम होते जा रहे हैं। इंसानों के अंदर कौन कौन सी चीज जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे अंदर। कॉकेक्स या टेल बोन जो है दैट इज आल्सो अ वेस्टिजियल ऑर्गन। ईयर मसल, क्योंकि हमारे ईयर मसल का कोई काम नहीं है, हमने किसी प्रीडेटर को डिटेक्ट नहीं करना या प्रे की मूवमेंट को हम लोगों ने नहीं देखना, तो ईयर मसल्स का भी हमारे अंदर कोई काम नहीं है। हमारे ईयर मसल तो बेसिकली ईयर्स को मूव भी नहीं करवाते ज्यादा। किसी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी किसी इंडिविजुअल के अंदर ऐसा होता है कि उनके कान मूव कर पाते हैं, वरना ओवरऑल हमारे ईयर मसल जो है वो किसी काम के नहीं है अभी फिलहाल। तो ऑल ऑफ दीज आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स। The organs which are similar in function but different in structure are called। अगर हम ये बात करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की बात करते हैं कि दो अलग अलग स्पीशीज सेम जगह पर आकर सेम अडेप्टेशन को अपने अंदर करती हैं, उनके ऑर्गन का जो फंक्शन होगा वो सिमिलर होगा, लेकिन वो ओरिजिनेट डिफरेंट जगह से कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। इसे हम लोग इन ऑर्गन्स को हम लोग एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। इस एवोल्यूशन को कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहा जाता है। The organs which are similar in function but different in structure support, कौन सी evolution support कर रहे हैं वो, मुझे लगा सेम एमसीक्यू रिपीट हो रहा है, वो convergent evolution support करते हैं। They are analogous organs लेकिन convergent evolution को support करते हैं। In humans gill pouches have modified into eustachian tubule जो कि ear को हमारे throat के साथ जोड़ती है। gill pouches का ये काम होता है, उन्होंने बाद में इसमें develop हो जाना है। एनालॉगस ऑर्गन्स हेल्प ऑर्गेनिज्म टू लिव इन। अब एनालॉगस ऑर्गन्स क्यों डेवलप होते हैं? क्योंकि दो अलग अलग या तीन अलग अलग या बहुत सी अलग अलग पॉपुलेशन सेम हैबिटेट में आके रहती हैं, उस हैबिटेट के मुताबिक वो अपने अंदर डेवलपमेंट करती हैं, तो वो सेम हैबिटेट में सर्वाइव करने में हेल्प करेंगे उन्हें। When two species of different genealogy come to resemble each other as a result of adaptation, the phenomena is termed कि दो अलग अलग स्पीशीज हैं, वो सेम काम कर रही हैं, सेम अडेप्टेशन अपने अंदर लेकर आ रही हैं, उस फिनोमिना को हम एवोल्यूशन तो कहेंगे लेकिन वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होगी। और अगर सेम स्पीशीज जो है वो दो अलग अलग एवोल्यूशन में डिवाइड हो रही है तो वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होगी। वट इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ फॉसिल? क्या ये एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स हैं? यस। क्या ये लिविंग होते हैं? नहीं, ये लिविंग नहीं होते। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली इसका आंसर होगा। The finches of Galapagos Islands provide evidence in the favor of evolution due to mutation नहीं होगा। जो म्यूटेशन है वो उनके अंदर नहीं होगी क्योंकि म्यूटेशन की वजह से सेम जगह पे रह के भी एवोल्यूशन हो सकती है। एवोल्यूशन ड्यू टू बायोजियोग्राफी, कि उनको जियोग्राफिकल बैरियर्स के जरिए एक दूसरे से अलग अलग कर दिया गया और विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके अंदर जो अडेप्टेशंस हैं वो जमा होती गई और एट द एंड वो एक नई स्पीशीज के फॉर्म में सामने आई। तो एवोल्यूशन ड्यू टू बायोजियोग्राफी जो है वो इसका आंसर होगा। Modern biological sciences suggest that dash are ancestors of all life forms। तो खैर प्रोटिस्ट जो हैं ये प्रोकैरियोट से निकले हैं। प्रोटिस्ट के अंदर ही प्रोटोजोन्स आते हैं। तो हमारे पास प्रोटिस्ट से आगे तीन अलग अलग किंगडम्स बनते हैं, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम फंगी। तीनों प्रोटिस्ट से बनते हैं और प्रोटिस्ट खुद प्रोकैरियोट से निकलते हैं, तो प्रोकैरियोट इसका आंसर होगा।